नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। पीएम मोदी का यूएई का ये 7वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवानगी से पहले जारी वक्तव्य में द्विपक्षीय रिश्तों में आई मजबूती की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा सहयोग कई गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यूएई यात्रा के दौरान वे अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीएपीएस मंदिर सद्भाव, शांति और सहिष्णुता के मूल्यों के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ पीएम अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में बन रहे यूएई के पहले हिंदू मंदिर के शुभारंभ समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस मंदिर को बीएपीएस नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा काफी महत्वपूर्ण है। यह दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। वहीं पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है ही, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। अपनी यूएई यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी कतर की राजधानी दोहा की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह पीएम की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात और राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज गुजरात के वलसाड़ में श्रीमद राजचंद्र मिशन का दौरा करेंगे। कल राष्ट्रपति का राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी महिलाओं के साथ एक सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से देश की समस्याओं का नवीन इंजीनियरिंग आधारित समाधान के लिए विज्ञान को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को बजट सत्र में संसद ने पारित किया था। कानून बन जाने के बाद अब परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अगर धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई तो उस पूरी परीक्षा का खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं व संस्थाओं को देना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर गुवाहाटी में असम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव प्रदान करेंगे। संसद सदस्य और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्य का प्रमुख नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज बिहार की ग्राम पंचायतों में स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन करेंगे। दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। हर साल यह दिन रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में आज 2 दिन के क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इसका आयोजन भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर किया गया। सम्मेलन में वीडियो संदेश के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में आज सुबह 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। राशन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है।
ईडी की टीम कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल आधे दर्जन जगहों पर जांच कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय बलों के साथ आए ईडी के दलों ने सॉल्ट लेक, कैखाली, मिर्चा कालिब स्ट्रीट, हावड़ा और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में राशन वितरण में अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में राज्य के एक मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के एक नेता समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं राज्यपाल के सामने खुलकर आने से डर रही हैं। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल के गुंडों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिससे पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। आज पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बशीरहाट एसएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। संदेश खाली में धारा 144 लागू है, लेकिन महिलाएं मीडिया के सामने आकर अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए आज नामांकन भरा जाएगा। भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। कल सत्ता पक्ष ने अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव पास कर स्पीकर पद से हटाया था। बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह नवगठित नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट होगा। नीतीश सरकार ने कल विश्वास मत जीता। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सम्राट चौधरी के पास वित्त मंत्रालय भी है। किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर झज्जर के डीएसपी शमशेर बहादुर ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच कल रात बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई है और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अधिकांश विषयों पर हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ विषयों पर हमने स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने को कहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। इस बीच विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर हरियाणा में जिंद संगरूर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली ईस्टर्न रेंज के एडिशनल सीपी सागर सिंह कलसी ने किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कहा कि विरोध मार्च को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट बंद किया गया। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी है, जो 12 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इसी क्रम में सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं स्थिति को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने के लिए टर्मिनल 1 के लिए मैजेंटा लाइन या टर्मिनल 3 के लिए एयरपोर्ट मेट्रो का उपयोग करें। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने हल्द्वानी घटना पर कहा कि हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेन्नई के तमिलनाडु में सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए 18 मछुआरे श्रीलंकाई जेल से रिहा होकर चेन्नई पहुंच गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ अहमदाबाद में चल रहे मानहानि के केस को खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत उनके केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाले बयान के चलते दर्ज की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान पर खेद व्यक्त किया था। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी ने अपनी गिरफ्तारी के 8 महीने बाद आखिरकार तमिलनाडु कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा अब राज्यपाल को भेजा जाएगा। विसेंथिल बालाजी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब 14 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट विसेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। ईडी ने बीते साल जून में विसेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी कर धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों पर विभिन्न कंपनियों से अवैध वसूली का आरोप है।
इटावा में राजकीय रेलवे पुलिस ने 3 चांदी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 55 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद किए गए चांदी के जेवरात की कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। एम्स नई दिल्ली ने एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांसलेशन रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में श्री गणेश जयंती के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज तड़के घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता भारत, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत। इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऋचा जैन कालरा लेकर आई हूं एक नया शो, नेक्स्ट जेन भारत। जुड़िए मेरे साथ हर शनिवार रात 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जाने फटाफट अंदाज में। आज शेयर बाजार के कामकाज की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 192 अंक की मजबूती के साथ 71,295 अंकों के साथ खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 48 अंक की मजबूती के साथ 21,664 अंक के लेवल पर खुला। आज पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। दिल्ली में जहां पेट्रोल का रेट 96.72 रुपए प्रति लीटर तो वहीं डीजल का रेट 89.62 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने कोटक टेक्नोलॉजी फंड लॉन्च करने का ऐलान किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर में समाप्त तिमाही में कंपनी के मुनाफे और आय में गिरावट देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी को लेकर खबर सामने आई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि नए सीईओ को अपॉइंट किया गया है। कंपनी ने बतौर सीईओ विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। इस साल जनवरी में जापान एयरलाइंस के एयरबस A350 और जापान कोस्ट गार्ड के DHC-8 एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के बाद भारत सरकार ने रनवे सेफ्टी गाइडलाइंस की समीक्षा की है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 627 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बीएसएफ ने वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही में कंपनी के मुनाफे और आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
भारत फोर्ज ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 89 करोड़ से बढ़कर 254 करोड़ रुपए हो गया है। HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कारोबारी साल 2022-23 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ा है। टू व्हीलर सेगमेंट में देश की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कारोबारी साल 2024 के दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद 4 ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक पर रिपोर्ट जारी करते हुए टारगेट प्राइस को रिवाइज कर दिया है। चालू तेल वर्ष के दौरान खाद्य तेल के कुल आयात में भले ही गिरावट देखी जा रही है, लेकिन रिफाइंड तेलों के आयात में अभी भी बढ़त जारी है। रफा में इजराइल ने फिर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हमले न करने की सलाह के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बल को रफा पर हमले का आदेश दिया था। हमले के बाद मिस्र ने इजराइल के साथ किए गए दशकों पुराने शांति समझौते को खत्म कर सैन्य दखल की धमकी दी है। मिस्र से मिली धमकी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इस पूरे मामले पर WHO ने कहा है कि गजा के लाखों लोगों के लिए रफा आखिरी ठिकाना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क का कहना है कि गजा में संभावित पूर्ण इजरायली सैन्य घुसपैठ भयानक है। दूसरी ओर लगभग 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गजा में इजराइल और हमास के बीच मामले को समाप्त करने के लिए अमेरिका कदम उठा रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल और हमास के बीच एक बंधक समझौते पर काम कर रहा है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बातचीत के बाद जो बाइडेन ने गजा में पूर्ण संघर्ष विराम की अपील की। पेरू की राजधानी लीमा में एक फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 5 लोग घायल हो गए। रासायनिक उत्पादन लोहा बनाने वाले फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं विस्फोट के कारणों की जांच चल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरे को लेकर बैठक की। रूस के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मिन्स्क समझौते पर चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को 2 साल पूरे होने वाले हैं। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से हजारों लोग मारे गए। लाखों यूक्रेनवासी विस्थापित हुए हैं और अनगिनत शहर मलबे में बदल गए हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने हाल में हुए संसदीय चुनाव के नतीजों में किसी तरह के हेरफेर को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर विशेष परिणाम देने का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के आरोपों की जांच सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ राष्ट्रों ने जांच की मांग की है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए उसके अपने कानून हैं। राजकोट टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लगा तगड़ा झटका। केएल राहुल घुटने की चोट के चलते नहीं खेल पाएंगे तीसरा टेस्ट। कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को मिली टीम में जगह। देवदत्त पडिक्कल मौजूद सीजन में अच्छे फॉर्म में है। पंजाब के खिलाफ 193 तो गोवा के खिलाफ खेली थी 103 रन की पारी। मुंबई रणजी टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ लगाया अर्धशतक। मुंबई की टीम ने नॉकआउट मुकाबले में किया प्रवेश। क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने लिया संन्यास। 17 साल तक झारखंड का किया नेतृत्व। आईपीएल में भी अपनी बल्लेबाजी का रंग बिखेरा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ में होने वाले तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में जैक फ्रेजर मैकगर्क की एंट्री हो सकती है। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में यह टूर्नामेंट 13 मैदानों पर लगातार 21 दिन तक खेला जाएगा। 15,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर पाया है। ब्राजील की फुटबॉल टीम को लगा तगड़ा झटका। पेरिस ओलंपिक के लिए टीम नहीं कर पाई क्वालिफाई। दक्षिण अमेरिका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अर्जेंटीना से 1-0 से मिली हार। ब्राजील की फुटबॉल टीम ने रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे में इस बार क्वालिफाई न कर पाना टीम के लिए बड़ा धक्का है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी चल रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया। बिग बॉस 17 की होस्टिंग कंप्लीट करने के बाद सलमान खान अपकमिंग फिल्मों पर काम कर रहे हैं। हाल में उनका नया लुक वायरल हुआ है।
कार्तिक आर्यन की भूल-भुलैया 3 में एक्ट्रेस विद्या बालन की एंट्री हो गई है। एक्टर ने खुद बताया कि फिल्म में ओजी मंजुलिका यानी विद्या बालन नजर आने वाली है। अभिनेता ऋतिक रोशन अपनी अगली एक्शन फिल्म पर काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनके पास पाइपलाइन में वॉर 2 है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर अली फजल और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने हाल ही में गुड न्यूज शेयर की है। कपल जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। रश्मिका मंदाना ने पुष्पा 2 के सेट से सुकुमार की एक तस्वीर कैप्शन के साथ साझा की, जिसमें वे पूरी तरह से शूटिंग में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। माय नेम इज खान के कल 14 साल पूरे हुए। शाहरुख खान और काजोल की एक साथ कई हिट फिल्में हैं। फिल्म माय नेम इज खान उन्हीं में से एक है। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर अक्षय के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में दोनों अभिनेता बंदूक पकड़े एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी का कार्ड हुआ वायरल। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी आगामी क्राइम थ्रिलर फिल्म भक्षक को लेकर चर्चा में है। इसमें अभिनेत्री प्रेस रिपोर्टर का रोल अदा करती नजर आने वाली है। किलर माइक को रविवार को ग्रैमी अवार्ड्स में 3 पुरस्कार जीतने के बाद हिरासत में ले लिया गया। यह घटना Crypto.com एरिना में हुई और पुलिस प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। हॉलीवुड गायिका सेलेना गोमेज और फ्रांसिया राइसा एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता साझा करती हैं। फ्रांसिया राइसा ने बताया कि वह सेलेना गोमेज से पहली बार 2013 में एक अस्पताल में मिली थी। हॉलीवुड प्रोड्यूसर ब्रैडली थॉमस की पत्नी ने होटल की बालकनी से कूद कर दी जान। घटना 29 जनवरी की है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।